नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 100 करोड़ के वसूली कांड ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल लाया हुआ है। इस वक्त तमाम ऐसे आरोप, बड़े आरोप मुंबई पुलिस और नेताओं पर लग रहे हैं जिनकी तफ्तीश बहुत ज्यादा जरूरी है, निष्पक्ष जांच बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में ऑपरेशन 100 करोड़ के जरिए बहुत सारे राज बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि TV9 भारतवर्ष की इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी रिपोर्ट के जरिए सामने लाने की कोशिश की है। 100 करोड़ की उगाही पर TV9 भारतवर्ष का बड़ा खुलासा। 100 करोड़ की उगाही को लेकर कैमरे पर बड़े बड़े दावे। परमबीर सिंह के लिए हर महीने 2 लाख का दावा कर रहे हैं बार पब मालिक। बार पब वालों से मुंबई पुलिस को घूस भेजे जाने का बड़ा आरोप TV9 भारतवर्ष की इन्वेस्टिगेटिव टीम की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। मतलब अब वो सीपी का 2 लाख छोड़ो, हो जाएगा तो 7 बोले तो इसमें सब आ गए। जैसा तो जो इनकम लोन लोग का, खबरी लोग का और दूसरा एक्साइज का और एसएस बैंक के भी बंदे बोलते हैं, एसएस बैंक बंद हो रहा है। फिर अभी और कम हो जाएगा। पहले 7 के हिसाब से उसमें नाइट चार्ज भी आएगा। अभी हम लोग जो नाइट चालू रखते हैं ना, PI को 5,000, बीट ऑफिसर को जो डिटेक्शन स्टाफ को उसको सुबह 8-9 हज़ार डेली जाते हैं। वो सब मिला के हम लोग को 7 का एवरेज होता है। 7 में अभी एसएस बैंक ये सब बंद रहेगा तो 5 हो जाएगा। फिर भी आप 6 लाख पकड़ के अभी कैसा था, सीपी बोला था 2 लाख रुपए लिया। अभी परमवीर की बात कर रहे हैं। हाँ, परमवीर वो सब बड़ा इश्यू हो गया और परसों को बड़ा लफड़ा हो गया ना। उसने सीधा बोल दिया ना, मेरे को देशमुख साहब ने बोला मेरे को 100 करोड़ चाहिए, मैं इसके लिए बाहर पब वालों से मांगा। तो बहुत बड़ा मैटर। और आज परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है, लेकिन TV9 भारतवर्ष की इन्वेस्टिगेशन में बार मालिकों ने परमबीर सिंह पर बहुत संगीन, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। अब उनसे आपका तारुफ कराने का वक्त आ गया है। प्रेम शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। महेश तापसे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं NCP के। किशोर तिवारी जो कि शिवसेना के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। PK जैन साहब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं, महाराष्ट्र पुलिस के ADG रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला साहब, इस खुलासे को लेकर सबसे पहले आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा, क्योंकि परमबीर सिंह की चिट्ठी ने सियासी भूचाल लाया और 100 करोड़ के वसूली कांड का खुलासा किया। लेकिन इस इन्वेस्टिगेशन में तमाम बार और पब मालिक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि परमबीर सिंह तक भी घूस के पैसे जाते थे। देखिए, जब घूस के पैसे गृह मंत्री जी को जा रहे थे, जब घूस के पैसे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को जा रहे थे, तो स्वाभाविक तौर पर कमिश्नर को पैसे जाते ही होंगे, क्योंकि कमिश्नर का और गृह मंत्री का टकराव किस मुद्दे पर हुआ? टकराव इस मुद्दे पर हुआ कि वसूली करने के लिए सचिन वाझे को जो दायित्व दिया गया था, वो कमिश्नर ऑफ पुलिस को विश्वास में लिए बिना सीधे सीधे जो है वो वसूली करने की बात गृह मंत्री महोदय कर रहे थे। तो ये वसूली का कीचड़ बहुत गहरा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इस वसूली के रैकेट में जो लोग भी शामिल थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में महाविकास आघाड़ी की सरकार को संकोच हो रहा है। यह संकोच इस बात का संकेत है कि महाविकास आघाड़ी की संचालक शक्तियां जो है वो भी इस हफ्ताखोरी की रैकेट की लाभार्थी थी। किशोर तिवारी साहब, क्या कहेंगे आप? बाकायदा हफ्ता वसूली, वो भी प्लान तरीके से। बार और पब मालिक साफ तौर पर छुपे हुए कैमरे पर यह बताते हुए नजर आ रहे हैं कि घूस के पैसे कहां कहां किससे लिए जाते थे, कहां कहां कब जाते थे और कहां कहां पहुंचते थे। देखिए, मैं पहले से कह रहा था कि सचिन वाजे प्यादा है, वजीर तो परमवीर है। अब परमवीर को NIA ने अरेस्ट करना चाहिए, परमवीर को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकालकर बाहर फेंकना चाहिए। अब देखिए, आपके स्टिंग ऑपरेशन भी परमवीर कितने पैसे लेता था बताया गया, पर लेकिन उसने होम मिनिस्टर का नाम नहीं लिया। अभी कैसा है, अब मुझे बताएंगे PK जैन, क्या परमवीर पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के अंदर अरेस्ट होनी चाहिए? क्योंकि किशोर तिवारी जी, लेकिन आपको अगर पहले से पता था, सरकार को पहले से पता था, तो ऐसा आदमी मुंबई पुलिस में कमिश्नर पद पर आसीन होकर क्या कर रहा था? आप लोगों ने पहले कुछ क्यों नहीं किया, अगर पहले से सब पता था तो? देखिए, मैं बता रहा हूं, ये तथ्य तो अभी आ रहे हैं ना। ये आदमी ने मर्डर कर डाला, ये आदमी ने
मुकेश अंबानी के घर के सामने जिलेटिन की स्टिक लगा दी, और ये सब चीजें बाहर आ रही है। जब एनआईए इसको पकड़ने वाली थी तो ये बीजेपी को जा मिला। अब बीजेपी के प्रेम शुक्ला ये नहीं बोलते कि परमवीर को 302 में अरेस्ट करो। परमवीर तो बड़ा साफ सुथरा आदमी निकला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, हाई कोर्ट पहुंच गया। अब मुझे बताओ, ये सब आरोपों पे जब रिटायर्ड जज इंक्वायरी कर रहा है तो देख लेंगे ना। किशोर तिवारी जी, लेकिन ये जानकारियां तो तब सामने आई जब केंद्रीय जांच एजेंसियों ने जांच शुरू की। आप लोग तो केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच करवाने में भी आनाकानी कर रहे थे, कह रहे थे देखिए महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच करा रहे हैं। देखो समीर, टीवी हमारे एटीएस ने 302 का गुना दाखिल किया, सचिन वाजे को अरेस्ट किया। एनआईए ने तो क्या किया मुझे मालूम नहीं। एनआईए नहीं तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बता रही है। एनआईए तो सूत्रों की जानकारी दे रहे हैं जो प्रेम शुक्ला सरी के लोग उस पर बोलते रहते। तो ये कोई, इसमें कोई दम नहीं है। एनआईए वही सीबीआई, एनसीबी, ईडी का बड़ा स्वरूप है। ये सब इनका तमाशा बंद होना आप चाहिए। अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन तिवारी जी, महेश तापसे साहब, ऐसे में देखिए बड़ा सवाल ये कि अगर सचिन वाजे जो कि अभी एनआईए की गिरफ्त में है, उसके ऊपर तमाम आरोप हैं ही, परमवीर सिंह जो चिट्ठी लिखते हैं खुद और वसूली कांड का खुलासा करते हैं, परमवीर सिंह पर भी तमाम आरोप बार मालिकों ने, पब मालिकों ने लगाया है कि कैसे उनके लिए भी रकम जो थी रिश्वत की वो फिक्स थी, पैसे उन तक जाते थे। अब आरोपों के घेरे में गृह मंत्री भी हैं जो आप ही की पार्टी से आते हैं, उनके गृह मंत्री रहते, क्या निष्पक्ष जांच इस मामले की हो पाएगी? दिल पर हाथ रखकर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं जी कि ऑपरेशन लोटस के तहत बार बार महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करके गिराने का एक राजनीतिक षड्यंत्र पिछले 1.5 साल से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चाहे उसमें पालघर का मसला हो या सुशांत सिंह का मसला हो या और भी कई मसले हो, ये उनका सबसे बड़ा प्लॉट है। और इस प्लॉट के तहत आपने पिछले समय भी देखा कि रश्मि शुक्ला जी जो एसआईडी की कमिश्नर थी, बिना इजाजत के उन्होंने राजनेताओं के फोन टैप किए। जो अपक्ष निर्दलीय चुन के आए थे उनको ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दो। तो इस प्रकार से पुलिस का, प्रशासन का दुरुपयोग पिछली सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो चहेते लोग हैं, आज भी वहां पे पुलिस में बैठे। तो महेश तापसे साहब, अगर वसूली कांड अंजाम दिया जा रहा है, वसूली हो रही है, रिश्वतखोरी हो रही है, तो ऑपोजिशन चुप बैठे। समीर जी सुनिए, जहां तक पिछले इतवार को 20 तारीख को भूतपूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह साहब ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पे एक इल्जाम लगाते हुए एक खत लिखा, तो उस खत की बहुत ही ज्यादा सिवियरिटी, सीरियसनेस एनसीपी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी ने ली। कैसे? उसके तहत महाराष्ट्र की कैबिनेट में चर्चा हुई और रिटायर्ड जज की एक कमेटी नियुक्त करके, और उसके बाद फैसला ये लिया गया कि गृह मंत्री को अपने पद पर बरकरार रहना चाहिए, उनके इस्तीफे की कोई जरूरत नहीं निष्पक्ष जांच के लिए। मंत्री के बयान की जांच नहीं है, जिस प्रकार के आरोप लगाए गए उन आरोपों की जांच करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस कैलाश चांदीवाल जी के अध्यक्षता में एक कमेटी थी और यह निष्पक्ष करेगी। अब क्योंकि रिटायर्ड जज है तो किसी के मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस पर प्रेम शुक्ला साहब मैं आपका जवाब लेना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक और जानकारी दे दें कि TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर 100 करोड़ की वसूली का पूरा फ्रेम दरअसल सामने आया। बार मालिकों का दावा, मुंबई पुलिस में ऊपर से नीचे तक सब कुछ मैनेज किया जा सकता है। बार मालिक का आरोप है कि हर महीने देनी पड़ती है 6 लाख की रिश्वत। बार चलाने के लिए रोजाना का 40,000 खर्च होता है। ये तमाम आरोप बार मालिक इस इन्वेस्टिगेशन में लगाते हुए कैसे नजर आ रहे हैं, देखिए। 6 लाख में क्या क्या बोलता हूँ वो सब कबड्डी लोग का अलग है, 1.5-2 लाख रुपए कबड्डी लोग का लग जाएगा। 7 लाख रुपए आपको हर साल का लाइसेंस फीस भरना है, 50,000 रुपए कलेक्टर टैक्स भरना है आदमी लोग का अलग। एवरी डे आपको 40,000 का धंधा होना चाहिए, सब फायदा है, उसके ऊपर का फायदा है। मतलब 40,000 होगा ऊपर होगा तब फायदा है।
और 6 लाख कौन सेक्शन का बता रहे हो? पुलिस ओनली लोकल सेक्शन। नहीं, पूरा ऊपर मतलब केवल ये थाना पुलिस को या ऊपर? थाना नहीं, मुंबई। नहीं मतलब वो यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन को या पूरा टोटल लोकल पुलिस स्टेशन, मतलब उसमें क्राइम ब्रांच आ गया, एक्सेस ब्रांच आ गया, प्रॉपर्टी सेल आ गया। और पीके जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि महाराष्ट्र पुलिस में खुद एडीजी रहे हैं। जैन साहब, क्या ये जो आरोप बार मालिक, पब मालिक लगाते हुए नजर आ रहे हैं रिश्वतखोरी के, ये आरोप आपको भी चौंकाते हैं, या फिर जिस तसल्ली के साथ, बेतकल्लुफी के साथ ये बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं बार मालिकों की तरफ से, आपको ऐसा लगता है कि सालों से यही खेला चल रहा था मुंबई में? समीर जी, ये चीज बहुत स्पष्ट है। आर पाटिल साहब के टाइम पे ये सब बार बंद कर दिए गए थे, उसके बाद भी ये बार कुछ हद तक चालू रहते थे, उनके ऊपर रेड भी होती थी, सीनियर पीआई के ऊपर कार्रवाई भी होती थी। लेकिन ये एक ओपन सीक्रेट है कि बार से पैसा मिलता है, वो पुलिस वाले हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग हैं, कॉर्पोरेशन के लोग हैं, सब लोग यहाँ से पैसा वसूल करते हैं। ये पहली बार इतना मर्की हुआ है कि पैसा इतना ऊपर तक जाता है और गृह मंत्री की तरफ से भी डिमांड की जाती है। ये आरोप पहली बार लगाए गए हैं। अदरवाइज ये लोकल लेवल पे क्राइम ब्रांच के लोग, एसएस के लोग, ये सब लोग वसूली करते हैं। उसके अलावा एक्साइज डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा इसमें हिस्सा रहता है, और उसके अलावा कॉर्पोरेशन और लोकल कॉर्पोरेटर, ये बहुत सारे लोग इस रैकेट के अंदर इन्वॉल्व हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब एक कमीशन जो कि सरकार ने एस्टेब्लिश कर दिया है, उस कमीशन के ऊपर, वो वन मैन इंक्वायरी कमीशन है, जिसमें एक ही रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हैं, और उनको बड़ा लिमिटेड सा स्कोप दिया गया है। मेरा ये बोलना है कि अगर इस भ्रष्टाचार के धंधे को उजागर करना है और इसके पीछे क्या पूरा राज था, तो उसके स्कोप बढ़ाना चाहिए उसका। उस इंक्वायरी कमीशन में सिर्फ 3 ही चीजें दी गई हैं उनको देखने के लिए, और वो भी उनका सिर्फ ड्राफ्टिंग जो की जाती है हर जीआर की, और उसके अंदर उनको क्या काम दिया गया है, वो उस काम से बाहर जाएंगे तो सरकार कल बोल देगी कि इन्होंने अपने ब्रीफ से बाहर जाके रिपोर्ट दे दी। इसलिए मेरा ऐसा बोलना है कि इसके अंदर एक्साइज डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेशन, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है पूरे रैकेट में, एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया पुलिस में और गृह मंत्री। मेरा ये बोलना है कि जो परमवीर सिंह ने जो लेटर लिखा था गवर्नमेंट को या सीएम को, और जो उनको ओरली पहले बताया गया था, उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली पुलिस अधिकारियों के, मंत्री महोदय के जो पर्सनल स्टाफ था उनका, और टाइम डेट सब मेंशन किया था। अब ये मुझे बताइए कि गृह मंत्री रहते हुए वो अधिकारी जो अभी सेवा में हैं, अपने गृह मंत्री के खिलाफ बयान देंगे क्या? आप कहते हैं निष्पक्ष जांच है, लेकिन निष्पक्ष जांच हो पाएगी क्या? यही तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक सिर्फ इस इशू को कारपेट के नीचे सरकाया जा रहा है और कुछ नहीं है। 6 महीने का टाइम उनको दिया गया है, अभी 3 महीने तो कम से कम कमीशन एस्टेब्लिश होने में लग जाएंगे, उनका स्टाफ दिया जाएगा, उनको उनका जो बाकी की यंत्रणा है वो उनको दी जाएगी, उसके बाद में इंक्वायरी शुरू होगी, और 6 महीने के 9 महीने और 12 महीने होंगे। कल ही मैं इस शो के ऊपर था, तिवारी जी भी उसमें हाजिर थे, जबकि एनसीपी के प्रवक्ता ने कहा था कि 45 दिन में रिपोर्ट आएगा। हाँ। अब आप अगर जीआर पढ़ेंगे तो 6 महीने का टाइम दिया उन्होंने रिपोर्ट देने के लिए। बताइए किशोर तिवारी साहब, क्या जवाब है? उसके बाद में प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। बताइए किशोर तिवारी जी। नहीं, वो मैक्सिमम लिमिट है, और हम तो चांदवाल साहब को बोलेंगे कि 1 महीने में रिपोर्ट दे दे, क्योंकि ये मामला बहुत ही संगीन लग रहा है। और पीके जैन साहब ने भी बोला कि बहुत दिनों से चलता है, और ये कारपोरेटर और एक्साइज वाले और छोटे पुलिस, बड़े पुलिस सब शामिल होते हैं। तो एक बार दूध का दूध पानी हो जाए, क्योंकि पहले ही फीस बहुत। किशोर तिवारी साहब, लेकिन अगर ये सब ऐसे ही चलता है तो चलने क्यों दिया? ऐसे रिश्वतखोरों का महाविकास क्यों हुआ आपकी सरकार में? ये सवाल है ना। देखो, प्रेम शुक्ला जी बोलने तो दो। जी समीर जी, सवाल ये है प्रेम शुक्ला जी कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के रहते क्या इस मामले की निष्पक्ष जांच संभव है किसी भी सूरत हाल से? नहीं, गृह मंत्री जी का संरक्षक कौन है? आदरणीय शरद पवार, आदरणीय उद्धव ठाकरे और आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी। ये जो महावसूली की सरकार है, ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट भी नहीं, जो एक कमीशन बैठाती है, जस्टिस CU चांदीवाल को जो जिम्मेदारी देती है, उनको जो है कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में भी इंक्वायरी नहीं की जाती है। सीधा सा मतलब है कि साहब हमने आपको 2 लाइन का रेफरेंस दिया कि इनकी बात में सच्चाई है कि नहीं है, आप कह दो सच्चाई नहीं, और की मॉनिटरिंग में आप SIT गठित कीजिए, SIT के पास सारे पावर होंगे और SIT आपकी जांच कर देगी। लेकिन जांच करेगी तो मातोश्री को कितना हफ्ता गया वो भी आएगा, शरद पवार को कितना हफ्ता गया वो भी आएगा, 10 जनपद को कितना हफ्ता गया वो भी आएगा। तो हफ्ते में जो ये हफ्ते के कीचड़ में जो कंठ तक स्नान करने का कुकर्म किया गया है, उन सारे कुकर्मियों का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। अरे बेनकाब चेहरा
लेकिन प्रेम शुक्ला जी, पीके जैन साहब की बातों पर अगर आपने गौर किया हो, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इस तरह का खेला काफी पहले से चल रहा है, काफी सालों से चल रहा है। अब बस सारी जानकारियां क्योंकि खुल गई, राज खुल गए, सामने आ गए, तो इतनी बात हो रही है। बहुत अच्छा प्रश्न है जी। देखिए, उन्हीं पीके जैन जी ने कहा कि गृह मंत्री तक ये हफ्ता जाता है, ये पहली बार सामने आया। पुलिस, स्थानीय प्रशासन इस तरह की हत्याखोरी में संलिप्त थी, ये पीके जैन साहब का कहना, जिनका अपना अनुभव है। लेकिन गृह मंत्री तक हफ्ता जाता था और गृह मंत्री टारगेट फिक्स करता था सब इंस्पेक्टर को बुला के, ये तो पहली बार उन्होंने भी सुना होगा, जैन साहब ने भी सुना होगा। जैन साहब प्रेम शुक्ला जी की बातों का जवाब देना चाह रहे हैं किशोर तिवारी जी। बोलिए तिवारी जी, बोलने दो ना, मुझे बोलने दो। ठीक है, बोलिए तिवारी जी। अरे परमवीर जी की बात छोड़ो, ये सब पब और डांस बार देवेंद्र फडणवीस ने गृह मंत्री अमित शाह के बोलने पे चालू किए, ये सत्य है। और आप पूछ लो ना, साहब से पूछ लो, पीके जैन साहब से, कि पिछली सरकार ने डांस बार और बियर बार छोड़े थे, तब तो पूरे इन्होंने खोले। इनके मानसिक इलाज की आवश्यकता है। तिवारी जी क्या कहना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आया। अरे पिछले सरकार ने पब और डांस बार खोले, ये बात बोलना चाहता। और प्रेम शुक्ला जी, आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो चुका है बिगड़ सत्ता से, मुझे मालूम है। आप मेरी चिंता मत करो, आपकी सत्ता नहीं आएंगी, ये मैं यहां स्पष्ट कर देता हूं। मत करो, हम सत्ता में आएंगे और आप जो है लाल टपकाते हुए चरण चाटने आएंगे भी। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप लाल टपकाते हुए भारतीय जनता पार्टी वालों के चरणों को अपनी जीभों से चाट चाट कर स्वच्छ करने का काम करेंगे। आप आएंगे तिवारी जी, कहां जाएंगे आप? हमारे चरणों को चाटने के अलावा कोई विकल्प क्या है? समीर कैसी बात कर रहे हैं इनके? अब आपकी औकात बता रहे तिवारी जी, आपको सत्ता लोलुपता में किसी के भी आपकी औकात बता रहे हैं कि आपको कुछ पता तो होता नहीं है। अभी आप बता रहे थे कि एनआईए ने नहीं, एटीएस ने सचिन वाजे को अरेस्ट किया, सवेरे लगा के चले आए क्या? चलिए, तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो काफी तल्ख होता हुआ नजर आ रहा है। एक अहम जानकारी और अपने दर्शकों को इस बीच दे देते हैं, उसके बाद महेश तापसे साहब, मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आऊंगा। टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर सचिन वाजे को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। सचिन वाजे की 100 करोड़ की वसूली पर बड़ा आरोप, वाजे की वजह से गर्म हो गया मामला, ये एक बार मैनेजर दावा करता हुआ नजर आ रहा है। गिरफ्तारी से 2 दिन पहले वाजे को किया था मैसेज, वाजे से होती रहती थी बातचीत, ये भी एक बार मैनेजर ने एक्सेप्ट किया है। तो 100 करोड़ की वसूली कांड को लेकर यह बड़ा दावा, सचिन वाजे बार और पब से वसूली करता था। 100 करोड़ की उगाही पर यह भी खुलासा हो रहा है टीवी9 भारतवर्ष की इन्वेस्टिगेशन में बार मालिकों के द्वारा। ऐसे सीआईयू अलग था, सीआईयू बंद हो गया, वो आज सीआईयू में था, वो पैसा पूरा 1 नंबर जा रहा था। हाँ, ये जो सीआईयू का पैसा था ना, वो 1 नंबर जा रहा था। परमवीर सिंह और उसके दोनों के लिए इसके लिए बोला ना 100 करोड़ और अश्विनी पांडे हमारे संवाददाता जो लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, टीवी9 भारतवर्ष की इन्वेस्टिगेशन में तमाम वो बातें जो कि पर्दे के पीछे से अब तक कही जा रही थी, वो सामने आती हुई नजर आ रही हैं। इस खुलासे के बाद अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है फिलहाल? जी देखिए, कल जब ये हमने इस तमाम चीज़ों को चलाया, स्टिंग ऑपरेशन में परमवीर सिंह का नाम आया, तो हमने परमवीर सिंह से इस मुद्दे को लेकर उनका जवाब भी जानना चाहा, लेकिन परमवीर सिंह ने हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हमने उनको हर माध्यम से संपर्क किया, हमने व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया, हमने उन्हें फ़ोन कॉल्स किए, हमने उन्हें अपने सवालों की एक लिस्ट उन्हें मेल पर भेजी ताकि वो हमारे सारे सवालों का जवाब दे सके, उन पर लगे आरोपों का जवाब दे सके, लेकिन उन्होंने इन तमाम सवालों का जवाब नहीं दिया। और आज उन्होंने जो 100 करोड़ का आरोप लगाया है, उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिस पे देखते हैं कि क्या फैसला कोर्ट की तरफ से आता है। गृह मंत्रालय से हमने बातचीत की, गृह मंत्री से कल रात को मेरी पर्सनल बात हुई, तो उनका कहना था कि अभी वो इस मामले में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि
एक इंक्वायरी गठित की गई है 100 करोड़ वाले मामले में, जिसमें गृह मंत्री पर आरोप लगा है। और जाहिर बात है गृह मंत्री इस मुद्दे को जो रिटायर्ड जस्टिस हैं उनके सामने हमारे स्टिंग ऑपरेशन का जिक्र करने वाले हैं, जिसमें जो परमवीर पर आरोप लगे हैं 2 लाख रुपए हफ्ता लेने का इन बार से, उसका जिक्र भी वो अपने जो है जांच के दौरान जब उनसे पूछताछ की जाएगी वो रखने वाले हैं। लेकिन अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में राजनीतिक हलचल कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बीजेपी लगातार आक्रामक है इस पूरे मसले पर। जैसा गृह मंत्री पर आरोप लगा और अब खुद पूर्व पुलिस कमिश्नर पर आरोप लग रहा है, जो अलग से 2 लाख रुपए लिया करते थे, ऐसा आरोप मैनेजर ने लगाया है। हम लगातार इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि जो भी आरोप परमवीर सिंह पर लगे हैं उसकी पुष्टि हम नहीं करते, क्योंकि हमारे स्टिंग ऑपरेशन में जो बार का मैनेजर है वो आरोप लगा रहा है। यही वजह है कि हम परमवीर सिंह से संपर्क कर रहे थे ताकि परमवीर सिंह का पक्ष जान सके। एक जिम्मेदार नेटवर्क होने के नाते ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब आप कोई भी इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन करें, जिन लोगों का नाम सामने आए उनसे उनका पक्ष जाने, और हमने ये किया भी जो जिम्मेदारी के तहत, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। और जाहिर सी बात है लगातार इस पर आरोप प्रत्यारोप जो है किए जा रहे हैं, और आज जो हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और हाईकोर्ट का जो फैसला आएगा उस पे बहुत कुछ, ये जो स्टिंग ऑपरेशन है इसका भी जो एक तरह से रास्ता बनेगा कि इस पर क्या कुछ सरकार करेगी। जी ठीक है महेश तापसे साहब, देखिए परमवीर सिंह से हमने उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन परमवीर सिंह इन आरोपों पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज उनके मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन जो आरोप सरकार में बैठे गृह मंत्री पर लग रहा है, सरकार पर लग रहा है, उस फजीहत से कैसे निजात पाएंगे आप, कैसे छुटकारा मिलेगा, ये सोचा है, कोई रणनीति बनाई है आप लोगों ने? देखिए, गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगने के बाद गृह मंत्री अपना मोबाइल बंद करके नहीं बैठे। गृह मंत्री मीडिया के सामने आए। गृह मंत्री के पक्ष रखने के लिए सरकार के जो जवाबदार मंत्रीगण है, प्रवक्तागण है, वो सारे आए। और इस प्रकार का जब आरोप लगा तो किसी ने भी उसका स्पष्टीकरण जवाब देना चाहिए। अश्विन पांडे बड़ा अच्छा बोल रहे थे, लेकिन उनको जवाब नहीं मिल पाया। इस बात का मुझे खेद है। ठीक है महेश तापसे जी, यहां पर आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, आपके पास दोबारा आता हूं। संजय राउत शिवसेना के प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं उनसे बात कर रही हैं हमारी सहयोगी शिवांगी ठाकुर, सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजय निरुपम जी हैं और TV9 भारतवर्ष द्वारा किए गए स्टिंग पर हम इनसे बात करेंगे। सर, आपने देखा किस तरह से ये पूरा का पूरा एक रैकेट चल रहा है और पुलिस साफ तौर पर नजर आती है यहाँ पर, जैसा कि ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि बिना पुलिस की परमिशन के, बिना उनको पैसे खिलाए कोई भी काम यहाँ नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको स्टिंग करने की क्या जरूरत है? ये तो मुंबई की ओपन सीक्रेट है। मुंबई में एग्जैक्टली कितने बियर बार और पब्स हैं इसके ऊपर अभी भी विवाद है, क्योंकि एक ऑफिसर ने मुझे बताया था कि लगभग 1400 बियर बार और पब हैं जहां से 2 लाख रुपए हर महीने के हिसाब से 28 करोड़ रुपए का कलेक्शन जाता है। जो परमवीर सिंह की चिट्ठी है उससे मेरे ख्याल से 1750-1800 की बात हो रही है। जितने पब हैं, जितने बियर बार हैं, ये सारे बार वालों से लोकल पुलिस स्टेशन से लेकर के सीपी तक का पैसा कलेक्शन होता है। अबे पैसा कहां तक जाता है, किसके पास जाता है, कितना किसके पास जाता है, यह कहना मुश्किल है। लेकिन यह बात एक अरसे से चल रहा है और इसका कारण यह है कि मुंबई पुलिस और खासकर गृह मंत्रालय या महाराष्ट्र सरकार जानबूझ करके रोज जो नए नए कानून लेके आती है ना, नए नए रिस्ट्रिक्शन लगाती है, उसका नाजायज फायदा पुलिस वाले उठाते हैं। 11 बजे तक आप रेस्टोरेंट चला सकते हैं, 1:30 बजे तक चला सकते हैं, तो 3:30 बजे तक चला सकते हैं। इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट करिए और किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन रिस्ट्रिक्शन मत रखिए। सर, इसमें एक बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई है, जैसा कि आप कह रहे हैं ये ओपन सीक्रेट है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब सभी लोग नियमों का पालन कर रहे थे, पुलिस खुद सड़क पर खड़ी होकर लोगों को कहती है कि नियमों का पालन कीजिए, उस टाइम पर भी लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाकर ये सारे पब बार ऐसे चलाए जा रहे थे। एक तरफ सरकार नियम बनाती है और वहीं उन्हीं की पुलिस जो है उसको तोड़ती है। भाई, बीच में आपने देखा होगा कि जब लॉकडाउन, जब अभी हाल में जब चर्चा आई कि फिर से 8 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाएगा और ये होगा, तो किसी ने एक वीडियो दिखाया वर्ली के किसी पब का कि रात को 1:30 बजे तक पब चल रहा है। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है और कहीं ना कहीं शॉकिंग भी है कि जब लॉकडाउन में मुंबई के सर्वसामान्य नागरिक एक तरह का नियम पाल रहे थे, नियम का पालन कर रहे थे, एक अनुशासित जिंदगी जी रहे थे, कोरोना से लड़ाई में जो सरकार का आह्वान था उस आह्वान में कदम से कदम मिला के चल रहे थे, तब मुंबई में पुलिस वालों के
आश्रय से, उनके आशीर्वाद से पब चल रहे थे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जिन बारों में या जिन पबों में ये सब चल रहा था, उन पबों की जानकारी निकालनी चाहिए, सरकार का काम है। और उस क्षेत्र के जो पुलिस वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, इस वीडियो में जितने भी स्टिंग किए गए हैं, कई अधिकारियों के नाम लिए जा रहे हैं साफ तौर पर, और ये बताया जा रहा है कि कैसे नियम बनते हैं और नियमों की धज्जियां उड़ाने के बाद उनको पैसे दिए जाते थे। साथ ही साथ अलग अलग डांस बार में जो लड़कियां हैं उनकी संख्या पर एक पाबंदी लगाई गई है कि इतनी लड़कियों के अलावा ज़्यादा लड़कियां नहीं आ सकती। उन सभी नियमों को ताक पर इन्होंने रख दिया। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ मुंबई पुलिस तक ही सीमित है ये चीज़ें? अब ये नहीं मालूम है कि ये सिर्फ मुंबई पुलिस तक है या फिर ऊपर भी जाता है। ये मैंने कहा कि मेरी जानकारी में ये नहीं है। इसके बारे में जो कुछ कहूँगा सुनी सुनाई बात होगी, अधिकृत तौर पे कहना कुछ मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर पर जो कड़े नियम बनाए जाते हैं, उन कड़े नियमों को बनाने के पीछे उद्देश्य यही रहता है कि उन नियमों के दबाव में व्यापारियों को या फिर होटल के मालिकों को ला करके उनसे हफ्ता वसूला जाए, उनसे पैसा लिया जाए। ये सरासर गलत है। जब मुंबई में सारे रेस्टोरेंट्स 1:30 बजे तक चल सकते हैं तो 11 बजे तक का परमिशन, एक बंधन लगाने का कोई मतलब नहीं था। और इस प्रकार का टाइमिंग तय करने का कोई हक ही नहीं है। जब तक मुंबई एक ऐसा शहर है जो एक बड़ा ओपन लाइफ लोग जीते हैं, यहाँ की नाइट लाइफ लोग जानते हैं। हमने ख्याल से शिवसेना में बैठे हुए जो नौजवान नेता लोग हैं वो नाइट लाइफ बोलते रहते हैं। तमाम नाइट लाइफ के बावजूद उनकी जो एक नाइटमेयर की जा रही है रेस्टोरेंट वालों की या होटल वालों की, वो गलत है। और जैसे अभी आप देख रहे हैं कि 8 बजे के बाद बंद करने की बात कही गई। अब ये नाइट कर्फ्यू नहीं है, नाइट कर्फ्यू नहीं है, लेकिन 8 बजे के बाद सारी दुकानें बंद हैं। अब सारे रेस्टोरेंट्स 8 बजे के बाद ही चलते हैं। लोग खाने के लिए लोग 8 बजे के बाद जाते हैं। और इस पूरे रेस्टोरेंट बिजनेस में ये बियर बार वाले, पब वाले नहीं है, सामान्य होटल वाले लोग हैं। इसमें लगभग 10 लाख के आसपास लोग रोजगार से जुड़े। लेकिन आज उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। उनकी दुकानें बंद हो रही है, होटल बंद हो रहे हैं। और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनके अंदर थोड़ी सी भी संवेदनशीलता नहीं है जो इस ओर ध्यान से देखें। तो कड़े नियमों को त्यागना चाहिए और जो एक बंधन होता है, जो रिस्ट्रिक्शंस होता है, वो बहुत ज्यादा नहीं लाना चाहिए। अगर ये सब रहेगा तो ये हफ्ताखोरी का रैकेट जारी रहेगा। थैंक यू सर। शुक्रिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम को आप सुन रहे थे। कह रहे हैं पुलिस के संरक्षण में सब कुछ होता है और इसके बारे में सभी को जानकारी है। बहुत ताज्जुब है इस बात का कि सबको जानकारी है, उसके बावजूद भी ये सब कुछ चल रहा है और कोई सवाल नहीं उठा रहा, रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। इस बीच बड़ी जानकारी आ रही है कि परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना एफआईआर जांच नहीं हो सकती। शिकायत दर्ज होने के बाद ही सीबीआई को सौंपा जा सकता है केस। ये हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है। अश्विनी पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। शिकायत दर्ज होने के बाद ही सीबीआई को सौंपा जा सकता है केस, ये कहा है बॉम्बे हाईकोर्ट ने अश्विनी। यानी पहले एफआईआर हो, जांच शुरू हो इस मामले की, उसके बाद ही सीबीआई को केस ट्रांसफर हो सकता है, ये मतलब है? जी बिल्कुल। देखिए, जो पीआईएल है उसमें साफ तौर पे लिखा है कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। और जब ये बात जो है परमवीर के वकील ने कोर्ट के सामने रखी तो कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि पहले आप इस मामले की एफआईआर दर्ज कराइए। अगर शिकायत दर्ज नहीं हुई है तो ऐसे में सीबीआई को जांच कैसे हैंडओवर दी जा सकती है। तो सबसे पहले इसकी शिकायत दर्ज कराइए। कोर्ट इस मामले में फिर ये तय करेगा कि इस मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए या नहीं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब परमवीर सिंह गए थे तो उस वक्त भी इस बात का जिक्र हुआ था और ये कहा गया था कि आप पहले हाई कोर्ट में जाइए, जो भी आपकी मांग है आप हाई कोर्ट में रखिए। हाई कोर्ट से फिर आपको जो है डायरेक्शन जो आएगा उसके आधार पर बिल्कुल जो है एक्शन लिया जाएगा। अब हाई कोर्ट में जो है ये पहुंचे, इन्होंने हाई कोर्ट में अनिल देशमुख को भी पार्टी बनाया। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अनिल देशमुख को पार्टी नहीं बनाया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि आपने तो जिसके ऊपर आरोप लगाया है उसे तो पार्टी ही नहीं बनाया है। जिसके बाद हाई कोर्ट में अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्हें पार्टी बनाया गया। इस मामले की सुनवाई का आज दिन रखा गया था क्योंकि पीआईएल की सुनवाई हर बुधवार को होती है। तो आज हाई कोर्ट के जज इस मामले की सुनवाई करने के दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आप पहले एफआईआर दर्ज कराइए और इसके बाद ये तय होगा कि इस मामले को सीबीआई को देना है या नहीं देना है। जी ठीक है। महेश तापसे साहब, अब आप बताइए, आप बता रहे थे कि क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है ताकि इस केस की सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच हो पाए। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने कह दिया है कि इस मामले की एफआईआर तो रजिस्टर कराइए पहले। देखिए, पहले से हमारी पार्टी एनसीपी और महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार का एक लक्ष्य था
कि जिस प्रकार के आरोप हुए वो जनता के सामने उजागर हो, उसके अंदर कुछ तथ्य है तो सामने आए। ये सारी बातें हमने पहले दिन से कही। अब इसमें बहुत ही संदिग्धता हमें नजर आती है। एक तरफ एक आरोप लगाया है कि ऐसे मांगा गया है, एक तरफ आपके स्टिंग ऑपरेशन में ऐसे बोल रहे हैं कि हमने दिया है। मांगा गया है और दिया है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। द कोर्ट वर्क्स ऑन एविडेंसेस प्रोवाइडेड बाय द ऑनरेबल एडवोकेट्स। जो भी प्रोसिक्यूशन पार्टी है, जो जजमेंट, जो एविडेंस बेस्ड करेगी, उसके ऊपर सारी चीजें होती है। मांगा गया है और दिया गया है में बहुत जमीन आसमान क्या फर्क है? क्या फर्क है? रिश्वत चाहे मांगी जाए या दी जाए, दोनों ही जुर्म है ना। में क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? मांगा गया है, दिया गया है, में क्या डिफरेंस देख रहे हैं आप? बताइए ना। इसीलिए निष्पक्ष जांच की मांग हमने करी और रिटायर्ड जज की एक समिति गठित करी गई है। तो इसके अंदर तो राजनीतिक एफआईआर करवाएंगे या नहीं? आपकी सरकार एफआईआर करवाएगी या नहीं इस मामले की? इसके अंदर है वो सामने आएगा। हम तो चाहते हैं कि जनता के सामने सारी चीजें आए। महाविकास आघाड़ी सरकार चाहती है कि जनता के सामने सारी चीजें आए। पीके जैन साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जैन साहब, अब तो एफआईआर दर्ज कराना मजबूरी होगा ना? समीर जी, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट के ये ऑब्जर्वेशन से। मैं शुरू से ये बोल रहा था कि इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत एफआईआर दाखिल होनी चाहिए थी और उसके बाद में जांच शुरू हो। हाँ। कल मैंने ये भी कहा था कि इसमें अटेम्प्टेड एक्सटॉर्शन का केस भी दाखिल हो सकता है। तो अब ये हो गया कि अभी परमवीर सिंह जो हैं, जैसे ही हाई कोर्ट का ये आदेश अगर हुआ, जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन हुआ या जो भी ऑर्डर होगा जी, पुलिस और उसके बाद में बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि ये एफआईआर दाखिल होगी या नहीं होगी, और या इस जांच का बहाना देके उस एफआईआर को भी दबा दिया जाएगा। लेकिन अभी एक हाईकोर्ट में मामला चला गया। अगर हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन है तो मजबूरी में अब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को या कंसर्न पुलिस स्टेशन को इसमें एफआईआर दाखिल करनी पड़ेगी और उसकी जांच देनी पड़ेगी। अब ये दो चीजें हो जाएंगी। जैन साहब, अश्वनी पांडे के पास कुछ और जानकारी है। अश्वनी बताइए, ओवर टू यू। जी, मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता किरीट सोमैया हैं, जो लगातार सचिन वजह और परमवीर सिंह को लेकर कई बातें सामने रखते रहे हैं। और अब जब हमारे स्टिंग ऑपरेशन में परमवीर सिंह पर आरोप लगे हैं कि वो 2 लाख रुपए हर महीने बाहर से लिया करते थे, इस पर हम जो है किरीट जी से जवाब चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं, जब से सचिन वजह का केस आया है, गृह मंत्री पर आरोप लगे, आप काफी आक्रामक तरीके से बातें रख रहे हैं। ये जो आरोप लगा है परमवीर सिंह पर, क्या कहना है सर इस पर आपका? वास्तव में बियर बार, हुक्का बार, फिर टीआरपी स्कैम, फिर जो ड्रग का स्कैम जो हुआ, पुलिस की ट्रांसफर, वसूली, ये सब मिलाकर मुंबई से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा ठाकरे सरकार सचिन वादे और परमवीर सिंह के द्वारा कलेक्ट कर रही थी। और यह पैसा फिर वो वादे के जेब में भी जाता था, अन्य पुलिस अधिकारी हो गए, परमवीर सिंह हो, और गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के वहां पर भी पहुंचता था। हमारी यही तो मांग है कि अभी तक ये ठाकरे सरकार, ये जो पैसा कलेक्ट होता था, पैसा कहाँ जाता था, उसकी एफआईआर ही रजिस्टर्ड नहीं कर रही है, ताकि वो इन्वेस्टिगेशन ही ना हो। वो दबाना चाहती है। सिर्फ जो एंटी टेरर एपिसोड हुआ उसमें कार्रवाई एनआईए ढंग से कर रही है, लेकिन ठाकरे सरकार ये दबाना चाहती है, परमवीर सिंह को बचाना चाहती है, वादे को बचाना चाहती है। तो खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कार्यालय और अनिल देशमुख इसमें फंसेंगे। हर महीने में 100 करोड़ से ज्यादा करोड़ की वसूली जो यहाँ जाती थी, कहाँ गई? सर, यही बात हाई कोर्ट में भी आज कही है। चीफ जस्टिस ने साफ तौर पे कहा है कि आप पहले एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराते, एफआईआर दर्ज कराइए और सीबीआई की जांच उसके बाद जो है देखी जाएगी कि क्या कुछ होता है। वही बात आप कर रहे हैं। कैसे देखते हैं परमवीर सिंह के इस पूरे कार्यकाल को? क्योंकि बहुत बड़ा जो है 1-1.25 साल का कार्यकाल रहा और उसमें तमाम ऐसी बातें आई जिसपे उनके ऊपर सवाल खड़े हुए। मैं एक क्षमा चाहता हूं, आप परमवीर सिंह बोल रहे हैं, मैं उद्धव ठाकरे जी बोल रहा हूं, मैं ठाकरे सरकार बोल रहा हूं। परमवीर सिंह कुछ नहीं कर सकते जब तक मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की साथ न हो। 100 करोड़ का कलेक्शन परमवीर सिंह के अकेले की कैपेसिटी ही नहीं है। और एफआईआर ये ठाकरे सरकार ने करनी है, गृह मंत्रालय ने करनी है, लेकिन वो होने नहीं दे रहे हैं। जैसे कोर्ट में आज जो विषय निकला वो बहुत स्वाभाविक है। सीबीआई हो या ईडी हो या इनकम टैक्स हो, वो पिक्चर में तब आएंगे
जब FIR एंटी करप्शन हो, लेकिन ठाकरे सरकार, शरद पवार सीनियर लीडर वो होने नहीं दे रहे हैं। मेरी चैलेंज है ठाकरे सरकार को, मनसुख हिरन की हत्या एक विषय है, एंटीलिया के सामने टेरर अटैक दूसरा इवेंट है, लेकिन जो 100 करोड़ की वसूली जो होती थी उसमें जहां जहां पैसा गया है FIR करो। सर, इस तरह की भी आरोप भी लगे आप लोगों की तरफ से कि जो एंटीलिया का एपिसोड हुआ, कहीं ना कहीं उस 100 करोड़ की जो रकम है उसी को वसूलने की कोशिश की जा रही, तो कहीं ना कहीं सारे केसेस एक दूसरे से लिंक होते दिख रहे हैं। ऐसा है कि वो एपिसोड का मुझे ऐसा लग रहा है कि हेतु यह था कि सचिन वादे अपना कद बढ़ाना चाहता था, उसके द्वारा अनेक लोगों को मैसेजेस भेजना चाहते थे, जिसमें परमवीर सिंह और ठाकरे सरकार का सपोर्ट था। है ना, वसूली जहाँ 5 लाख होती थी या 5 दिन डिले होता था, वो लोग वापस डर के मारे जल्दी पैसा दे दे। परमवीर सिंह वाला 2 लाख वाला ये एक ही इश्यू नहीं है, इश्यू 100 करोड़ के कलेक्शन का है। चलिए अश्वनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो किरीट सोमैया भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ा आरोप लगाते हुए, निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए और ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हैं। ये बात बराबर बीजेपी की तरफ से लगातार कही जा रही है और अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि पहले इस मामले की FIR आप रजिस्टर करवाइए और उसके बाद CBI जांच की मांग होनी चाहिए, उसके बाद ही CBI को केस ट्रांसफर किया जा सकता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।